राधे राधे। दुआ, तुम मेरी मर्जी के बिना हिल भी नहीं सकती। शौर की बातें दुआ के दिल की धड़कन बढ़ा रही थी। एक तो वो पहले ही शौर के नज़दीक होने से अनकंफर्टेबल हो रही थी, अब उसकी बातें उसे नर्वस कर रही थी। थैंक यू मेरी ज़िंदगी में आने के लिए एक बार फिर। तब तुम मेरे साथ थी जब मौत मेरे बहुत करीब थी। शौर के ये बोलते ही अगले पल दुआ ने अपना हाथ शौर के होठों पर रख दिया। आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? दुआ ने गुस्से से कहा। शौर ने अपने होठों को रखे दुआ के हाथ को चूमते हुए कहा, तुम गुस्से में और भी ज़्यादा खूबसूरत लगती हो। दुआ ने उसी पल अपना हाथ हटा लिया जब शौर ने उसे किस किया था। शौर की बातें सुनकर दुआ ने अपनी आईब्रो को सिकुड़ दिया, पर शौर ने उसके सारे रिएक्शंस को इग्नोर कर उसके गले लग गया। शौर के ऐसा करते ही सिकुड़ी हुई भौहें एकदम से तन गई। दुआ ने सोचा नहीं था शौर्य उसे अचानक ऐसे गले लगा लेगा। शौर्य को मस्कुलर बॉडी के नीचे दुआ का पतला दुबला शरीर ढका हुआ था। उसका सिर्फ चेहरा ही शौर्य के कंधे के पास दिख रहा था। शौर्य ने गले लगे हुए ही धीरे से दुआ के कान में कहा, मुझे कभी छोड़कर मत जाना। शौर्य की इस बात में बहुत इमोशन थे जिसे दुआ बखूबी समझ रही थी। उसने अपनी आंखें बंद करते हुए धीरे धीरे शौर्य के पीठ पर अपने हाथ लपेट दिए और उसे हक कर लिया। कुछ देर बाद एक दूसरे के ऐसे ही गले लगे रहे के बाद शौर्य थोड़ा ऊपर उठा। उसने दुआ का चेहरा देखा और झुककर उसके माथे को चूम लिया, उसके दोनों गालों को होठों को छूते हुए। जैसे ही वो उसके होठों पर अपने होठ रखने को हुआ कि तभी किसी ने डोर पर नॉक किया। आवाज़ सुनकर दुआ की आंखें बड़ी हो गई और शौर्य की भौहें सिकुड़ गई। शौर्य को बहुत गुस्सा आ रहा था उस शख्स पर जो अभी अभी दरवाजे के बाहर खड़ा था। उसने जाने अनजाने में उसके प्रीशियस मोमेंट को स्पॉइल कर दिया था। आप देख क्या रहे हैं, हटे सामने ऊपर से। दुआ ने शौर्य की चेस्ट पर दोनों हाथ जमाते हुए से धक्का दिया। शौर्य दुआ के ऊपर से हट गया। दुआ जल्दी से खड़ी हो गई और अपने कपड़े ठीक करते हुए बोली, हम कहाँ छुपे? तुम छुपोगी क्यों? शौर्य ने पूछा। दुआ ने शौर्य की बातों का जवाब देते हुए कहा, तो आप क्या चाहते हैं हमें कोई यहाँ आपके रूम में देखे? सोचा भी है आपने हमें आपके रूम में देखकर क्या सोचेंगे सब? जिसे जो सोचना है सोचे। तुम मेरी हो, तुम मेरी हो, रूम में ही रहोगी। शौर्य की बातें सुनकर दुआ ने एक हाथ से अपना माथा पीट लिया। वो समझ गई थी ये बात शौर्य के समझ में नहीं आएगी, इसलिए खुद इधर उधर देखते हुए अपने लिए छुपने की जगह ढूंढने लगी। वो बालकनी की तरफ बढ़ गई और शौर्य डोर ओपन करने चला गया। जैसे ही शौर्य ने डोर ओपन किया, सामने उसे पायल दिखी। पायल को देखकर शौर्य ने के गुस्से वाले भाव नॉर्मल हो गए। अगर पायल की जगह कोई और होता तो शायद उसे शौर्य के गुस्से का सामना करना पड़ता। भाई आप ठीक हैं? पायल ने पूछा। हाँ मैं अब ठीक हूँ, शौर्य ने जवाब में कहा। तुम चलो मैं थोड़ी देर में फ्रेश होकर आता हूँ। शौर्य ने डोर बंद करना चाहा पर तभी पायल ने फिर से कहा, भाई आपसे कुछ कहना था। बोलो, शौर्य ने कहा। भाई दुआ पूरे घर में कहीं नहीं है, मैंने सब जगह देख लिया। क्या वो घर छोड़कर चली गई? पायल ने मासूमियत से सवाल किया। आज पहली बार कुछ बोलने से पहले शौर्य को सोचना पड़ रहा था। उसने तिरछी नजरों से बालकनी में छुपी दुआ को देखा, फिर एक उंगली से माथे को खुजलाते हुए कहा, ठीक है मैं देखता हूँ, तुम जाओ। शौर्य की बात मानकर पायल नीचे आ गई। शौर्य ने डोर बंद किया और अंदर चला गया। डोर बंद होने की आवाज़ सुनकर दुआ बालकनी से रूम में आई। वो दरवाजे की तरफ देखने लगी, तभी शौर्य ने उसका हाथ पकड़ उसे रोकते हुए कहा, तुम कहाँ जा रही हो? अपने रूम में, दुआ ने जवाब दिया। और मेरी हेल्प कौन करेगा फ्रेश होने में? आप ही कहना चाहते हैं कि हम आपकी मदद करें? दुआ ने बड़ी बड़ी आंखें करते हुए कहा। तुम ये अपनी आंखें इन्हें बड़ा क्यों कर लेती हो? नॉर्मल रखो, ज़्यादा अच्छी लगती हैं। अब जल्दी से मेरी हेल्प करो, बोलते हुए बेड पे बैठ गया। दूसरी तरफ आयशा जब सोकर उठी तो उसने कुछ आवाज़ें सुनी। वो उन आवाज़ों को फॉलो करते हुए लिविंग रूम में आई। उसकी नज़र राइट साइड में गई जहाँ अनमे ब्रेकफास्ट बना रहा था। अनमे को ब्रेकफास्ट बनाते देखकर आयशा ने कहा, तुम्हें खाना बनाना भी आता है? आवाज़ सुनकर अनमे ने उसकी तरफ देखा। आयशा के बाल बिखरे हुए थे। हाँ क्यों, तुम्हें नहीं आता? अनमे ने कहा।
आयशा बोलते हुए किचन काउंटर की तरफ बढ़ गई थी। उसने दोनों हाथ काउंटर पर स्टेबल किए और थोड़ा झुकते हुए कहा, आता है पर ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत। नहीं आता तो सीख लो, आज ब्रेकफास्ट मैं बना रहा हूँ, पर कल से तुम्हें खुद बनाना है, अनमे ने कहा। मेरा सूटकेस कहाँ है? मुझे शॉवर लेना है, आयशा ने इधर उधर देखते हुए कहा। वो तो गाड़ी में ही, तुम जब शॉवर लो मैं लेकर आता हूँ, बोलते हुए अनमे बाहर की तरफ चला गया। आयशा शॉवर लेने चली गई। थोड़ी देर बाद अनमे आयशा को सूटकेस लेकर उसके रूम में गया। वो सूटकेस रख कर जाने लगा, तभी वो कुछ आवाज़ें सुनकर रुक गया। अनमे ने उस तरफ देखा जहाँ से आवाज़ आई। आयशा डोर अनलॉक करके बाहर आ रही थी। एक टॉवल उसके शरीर पर लिपटा हुआ था। दूसरे टॉवल से आयशा अपने बालों को पोंछते हुए आ रही थी। आयशा को सिर्फ एक टॉवल में देखकर उसके पैर वहीं जम गए। वो बिना पलकें झपकाए उसे देखने लगा। आयशा को फील हुआ कि कोई उसे देख रहा है। जैसे ही आयशा ने डोर की तरफ देखा, सामने अनमे को देखकर वो गुस्से से उसे घूरने लगी। उसने हाथ में पकड़ा टॉवल अनमे के ऊपर फेंका और गुस्से से जोर से बोली, गेट आउट। आयशा ने जो टॉवल फेंका था वो सीधा अनमे के सर पर लगा, जिससे अनमे का मुंह ढक गया। उसे एहसास था कि उसने क्या गलती की है, तो वो बिना कुछ कहे रूम से निकल गया। अनमे के जाते ही आयशा ने डोर अंदर से लॉक किया और दोनों हाथों से अपने बालों को भरते हुए कहा, आयशा तो इतनी बड़ी बेवकूफ़ कैसे हो सकती है? उसने तुझे देख लिया ना, अब क्या सोच रहा होगा तेरे बारे में? उसकी आवाज़ रुआसी थी। जब आयशा चेंज करके बाहर आई तब अनमे कर चुका था ब्रेकफास्ट। उसने आयशा से बिना नज़रें मिलाए कहा, मैं जा रहा हूँ, तुम्हारी ज़रूरत का यहाँ सारा सामान है यहाँ, फिर भी तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो मुझे बता देना। हॉट चॉकलेट है क्या? एक्चुअली मुझे कॉफ़ी में हॉट चॉकलेट डालकर पीना अच्छा लगता है। आयशा की बात सुनकर अनमे ने आयशा की तरफ देखा और मन ही मन खुद से बोला, इतनी हॉट है और कितना इसे हॉट बनना है। मैं आते टाइम ले आऊँगा, अनमे ने कहा और चला गया। अनमे ने के जाने के बाद आयशा ब्रेकफास्ट करने लगी। उसने अनमे के हाथ का बना ब्रेकफास्ट खाते हुए कहा, वाह क्या खाना बनाते हैं, ये तो एकदम हस्बैंड मटेरियल है। विला में शौर्य को दुआ का इंतज़ार करते हुए 20 मिनट हो गए थे। वो बाथरूम में टॉवल को गीला करने गई थी पर अभी तक नहीं आई थी। शौर्य ने फ्रस्ट्रेटेड होकर दुआ को आवाज़ दिया। दुआ बाहर आई। शौर्य ने जब दुआ को देखा तो वो पूरी भीगी हुई थी। उसे देखकर शौर्य ने कहा, तुम क्या अंदर शॉवर ले रही थी? शौर्य की बातें सुनकर दुआ ने जल्दी से कहा, नहीं, हम वो टॉवल गीला कर रहे थे, पर पता नहीं कैसे शॉवर ऑन हो गया और हम गीले हो गए। बात खत्म करके वो दुआ ने अपनी पलकें झुका ली। बेवकूफ़ लड़की, बीमार पड़ जाओगी अगर बार बार ऐसे ही भीगती रही तो। आप चेंज कर लेंगे, हम चेंज कर लेंगे, दुआ ने धीरे से कहा। जाओ जाकर पहले चेंज करो, ये मैं खुद कर लूँगा, बोलते हुए शौर्य ने दुआ का हाथ से भीगी टॉवल ले लिया। फार्म हाउस में अनमे जब फार्म हाउस पहुंचा तब तक उसके आदमियों ने तिवारी और पांडे की अच्छी खातिरदारी कर दी थी। दोनों की हालत ऐसी थी कि अब दोनों के पास सच बोलने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। अनमे उनके सामने चेयर पे बैठा और उसके होठ के बीच एक सिगरेट थी। अनमे ने सिगरेट की कश लेते हुए कहा, ज़्यादा टाइम नहीं है मेरे पास, बोलते हुए अनमे ने अपनी रिस्ट वॉच का टाइम देखते हुए कहा, 10 मिनट है तेरे पास, बता इस पेन ड्राइव में ऐसा क्या है जिसे पाने के लिए तुम सब मरे जा रहे हो। अनमे की बात सुनकर दोनों ने अनमे के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, हमें नहीं पता, हमें बस उस पेन ड्राइव को ढूंढने के लिए कहा गया था। किसके लिए काम करते हो तुम दोनों? अनमे ने पूछा। सर जी के लिए, तिवारी ने कहा। ये सर जी कौन है? अनमे ने फिर से सवाल किया। पता नहीं, हम सब उन्हें इसी नाम से बुलाते हैं, पांडे ने कहा। वो दिखता कैसा है? अनमे ने फिर से सवाल किया। पता नहीं, हमने उन्हें कभी नहीं देखा। हम जब भी उनसे मिलते हैं तो वह बहुत अंधेरा होता है, हमें उनकी सिर्फ आवाज़ ही सुनाई देती है, तिवारी ने कहा। शौर्य और राज स्टडी रूम में बैठे हुए थे। दोनों सोफे पे बैठे थे। तभी शौर्य ने एरोगेंट वॉइस में राज से कहा, क्या माँ को मेरे बारे में पता है? शौर्य की बातों का जवाब देते हुए राज ने कहा, नहीं, वो न्यूज़ हमने 1 घंटे के लिए चलने दी थी। मैंने राधिका आंटी से बोल दिया था माँ को इस बारे में पता ना चले।
और दुआ के पेरेंट्स? नहीं, उन्हें भी नहीं पता, राज ने कहा और फिर सोचते हुए उसने अपनी बात को जारी रखते हुए आगे कहा, कुछ लोग तुझे कल रात सभी हॉस्पिटल में ढूंढ रहे थे। क्या इसका कोई भी आदमी हमारी पकड़ में आया? शौर ने पूछा। हाँ, 2 आदमी आए हैं, पर वो तुझे ढूंढ नहीं रहे थे, शहर छोड़कर जा रहे थे। ये वही जिन्होंने दुआ के घर के आग लगाने के ऑर्डर दिए थे। तिवारी और पांडे, अनमे अभी उन्हीं के पूछताछ कर रहा है। अनमे को बोलो मैं आ रहा हूँ। उन्हें इस हालत में रखें कि वो मेरे सवालों का जवाब दे सके, शौर ने कहा और उठकर जाने के लिए खड़ा हो गया। राज ने शौर को रोकते हुए कहा, तुझे एक दिन तो बेड रेस्ट लेना चाहिए। मैं और अनमे हैंडल कर लेंगे, तू रेस्ट कर। नहीं राज, अब आराम करने का वक्त नहीं है। वो लोग हर दिन मुझे नया प्लान कर रहे हैं मुझे मारने के लिए, और अभी तक मुझे ये पता नहीं चला कि वो लोग हैं कौन और मुझे क्यों मरना चाहते हैं, शौर ने कहा और चला गया। राज भी उनके पीछे पीछे चला गया। इधर अव्यांश भी शौर्य के ऊपर अटैक होने की खबर थी। इधर अव्यांश को भी शौर्य के ऊपर अटैक होने की खबर थी, पर उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि ये शौर्य को कोसना, शौर्य का कौन सा नया दुश्मन पैदा हो गया है। उसने वाइन का सिप लेते हुए कनिष्का से कहा, तुम्हारे क्रश के और भी क्रश है जो उसे प्यार नहीं करते, उसे मारना चाहते हैं। कनिष्का ने आयंश की बातों पर कहा, तुमने ही कहा था तुम्हारे साथ और भी लोग हैं, तो क्या ये काम उनमें से किसी ने नहीं किया होगा? अगर उनमें से किसी ने किया होता तो मुझे उसकी खबर होती, पर मैं जानता हूँ ये काम हमने नहीं किया। हमारा प्लान तो उसे बर्बाद करने का था, ना कि मारने का, अव्यांश ने कनिष्का को देखते हुए कहा। बोलते हुए कनिष्का उधर से इधर घूमने लगी, फिर कुछ सोचते हुए आगे बोली, कैसा होगा अगर तुम उस आदमी को ढूंढो और फिर उसके साथ मिलकर सब एक साथ शौर्य पर वार करें? तुम सबके साथ होने से शौर्य को इस वाइन की बोतल की तरह टूटकर बिखर जाएगा। बोलते हुए कनिष्का ने वाइन की बोतल को फर्श पर छोड़ दिया। अव्यांश डेविल स्माइल देते हुए बोला, तुम्हें क्या लगता है मैंने उस आदमी को ढूंढने की कोशिश नहीं की, पर वो शतरंज के मोहरे की तरह हमारे ही बीच छुपा है, जिसकी हमें खबर तक नहीं। तुम अपना प्लान कब एग्जीक्यूट करने वाले हो? कनिष्का ने पूछा। 1 हफ्ते बाद एक बिजनेस पार्टी है जहाँ सभी बिजनेसमैन आने वाले हैं। शौर्य भी उस पार्टी में जरूर जाएगा। हम तभी उसके प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे। रायजादा पैलेस। रमन अपने दोनों बेटों के साथ अपने रूम में था, जहाँ दोनों को डांटते हुए कहता है, उसकी लाइफ में इंटरफेयर करने से पहले एक बार सोचा तो होता। जो बार बार मौत को ही दावत दे देते हो, उसे कम समझने की भूल मत करो दोनों। कैसे कर सकते हो ऐसा? अब देखो अपनी बेवकूफ़ी का नतीजा क्या हुआ। उसने तुम दोनों के शेयर खरीद लिए हैं और उसे रिटेल में बेच रहा है। रमन की बात सुनकर अथर्व और रक्षित दोनों ही अपनी जगह से उठ खड़े हुए। रक्षित ने चौंकते हुए कहा, भाई के शेयर खरीद लिए? ये तो पता है, पर उसने मेरे भी शेयर खरीद लिए। पर कब? वो कब क्या करता है उसके कुत्तों के अलावा किसी को पता नहीं चलता, रमन ने कहा। अथर्व ने गुस्से से अपनी मुट्ठी को भींचा और मन ही मन खुद से कहा, तूने मेरे शेयर को रिटेल में बेचकर अच्छा नहीं किया शौर्य। दूसरी तरफ शौर्य और राज फार्म हाउस पहुंच गए थे। अब तक उन दोनों में जो भी इंफॉर्मेशन अनय को दी थी, अनय ने शौर्य को सब बता दिया। शौर्य सोफे पे बैठा था, उसका एक पैर दूसरे पैर पर चढ़ा था। उसके सामने तिवारी और पांडे घुटने के बल बैठे थे। दोनों के हाथ पीछे बंधे हुए थे और आंखों पर काली पट्टी बंधी थी। उसके मुंह से खून निकल रहा था। राज और अनय शौर्य के बगल में खड़े थे। शौर्य ने इशारे करने पर एक आदमी ने आंखों पर से पट्टी हटाई। दोनों ने अपनी आंखें धुंधली आंखों से सामने बैठे शख्स को देखा और उनकी आंखें बड़ी हो गई। दोनों का अपना गला सूखता महसूस हुआ। दोनों ने अपने मुंह के आगे पानी को अंदर किया। शौर्य ने एक नज़र में ही दोनों को बदलते एक्सप्रेशन को भांप लिया था। उसने कोल्ड वॉइस में कहा, तुम्हारी सर जी उस पेन ड्राइव और मुझसे कोई कनेक्शन है? पहले तो दोनों ने समझ नहीं आया और शौर्य ने सवाल को वो क्या जवाब दे। दोनों ने एक दूसरे को एक नज़र देखा और फिर शौर्य की तरफ देखा।
शौर को देखते ही वे दोनों समझ गए थे कि ये एसएसआर ही है। ये तो हमें नहीं पता कि क्या कनेक्शन है, पर हमें सर जी ने आपसे दूर रहने के लिए कहा था। जब उन्हें पता चला कि आप इस सब में इन्वॉल्व हो गए हैं तो उन्होंने हमें शहर छोड़ने के लिए कहा। दोनों की बातें सुनकर शौर्य को समझ आ गया था कि सारी घटनाएं उस पेन ड्राइव को लेकर हो रही हैं। साथ ही उसका भी कोई ना कोई कनेक्शन है। उसमें कुछ तो ऐसा है जिसे सर जी बाहर नहीं आने देना चाहते। शौर्य ने अपने चेहरे पर एरोगेंस लुक लिए कहा, तुम दोनों को कैसे पता चला पेन ड्राइव उस घर में है? उस आदमी ने बताया कि जिस आदमी ने वो पेन ड्राइव उस घर में मालिक को दी थी। तिवारी की बात सुनकर शौर्य को असद की कही बात याद आई। कैसे एक रात एक अनजान आदमी ने उसके टकराया और उसकी मदद करते हुए उसने वो पेन ड्राइव उसे दे दी बिना उसे बताए। सारी बातें सोचते हुए शौर्य ने फिर से सवाल किया, वो आदमी कहाँ है? वो आदमी हम पहले हमारी ही कब्जे में था, पर जब हम दोनों को शहर छोड़कर जाने के लिए कहा गया तब कुछ आदमी आकर उस आदमी को अपने साथ ले गए। पांडे ने पूरी बात बताते हुए कहा। शौर्य ने उसकी बातें सुनकर अपनी मुट्ठी को कसकर बंद कर लिया। एक बार फिर उसने जो जहां से शुरू किया था वो वहीं आ गया, जिससे शौर्य बुरी तरह चिढ़ गया था। उसने इशारा किया तो उसके आदमियों ने दोनों आदमियों को उसके सामने से हटा दिया। राज ने कहा, अब क्या करें? अनवर ने भी राज की बातों पर कहा, कुछ तो करना होगा, पर क्या करें कुछ समझ नहीं आ रहा। शौर्य जो कुछ सोच रहा था उसने दोनों को बातों को इग्नोर किया और उठ खड़ा हुआ। वो जाने लगा तो राज भी उसे जाते देखकर उसके पीछे चला गया। दोनों के जाने के बाद अनवर एक बार फिर अपने काम में लग गया। शौर्य ड्राइविंग सीट पर बैठा था और राज उसके बगल में। राज ने अपना गला साफ करते हुए कहा, क्या दुआ ने तुमसे कुछ पूछा? शौर्य ने सवालिया नजरों से राज की तरफ देखते हुए कहा, नहीं। राज ने सुकून की सांस ली। फिर शौर्य अब उसे घूरने लगा। क्या बात है? शौर्य ने रूडली कहा। कुछ खास नहीं, बस ऐसे ही। राज ने बात को टालते हुए कहा। शौर्य ने घूरते हुए कहा, मुझे सब बता। शौर्य का लहजा कुछ ऐसा था कि वो शौर्य से झूठ नहीं बोल सकता था, तो उसे सच बताना पड़ा। दुआ ने तेरे शरीर पर बने जख्म के निशान देखकर मुझसे सवाल किया कि तुझे ऐसे जख्म कैसे मिले। तुमने क्या कहा? शौर्य ने कहा। पूरी बात तो नहीं बताई, पर उसे यह पता है कि तुझे ये जख्म जेल में मिले हैं। राज की बात सुनकर शौर्य ने स्टीयरिंग पर अपनी पकड़ को कसा और तेज ड्राइव करने लगा। राज समझ गया उसने ये बातें बोलकर शैतान को जगा दिया है। विला में दुआ को जब शौर्य कहीं नहीं दिखा तो उसने पायल को से पूछा। पायल ने उसे बताया शौर्य बाहर गया है। शौर्य के बाहर जाने वाली बात सुनकर दुआ ने गुस्से से अपनी आंखें छोटा कर लिया और खुद से कहा, हम यहाँ डेविल की देखभाल करने के लिए कॉलेज से ऑफ लिए बैठे हैं और ये है कि बाहर चले गए। कैसे शैतान है ये! इन्हें गोली लगी है, एक दिन भी आराम नहीं किया और काम करने लगे। छोड़ेंगे नहीं हम उन्हें। एक बार आज ये घर आ जाए बस। दुआ का चेहरा तमतमाया हुआ था और उसने दोनों हाथ सीने पर बंधे हुए थे और वो गुस्से से इधर से उधर चक्कर लगा रही थी। सोफे पर बैठी पायल ने दुआ की सारी बातें सुन ली और वो हैरानी से आंखें बड़ी किए मुंह खोलते हुए दुआ को देख रही थी। उस लड़की ने अभी अभी उसके भाई को डेविल कहा। क्या लड़की है ये! आई एम इम्प्रेस्ड, पायल ने खुद से ही कहा। फिर खड़े होते हुए बोली, दुआ तुम ये तो कमाल हो गया यार। मैंने पहली बार किसी को भाई से डरते हुए नहीं देखा। भाई पर बहुत सारी लड़कियां का क्रश है, पर वो सभी भाई के क्रूअल रूप से डरती थी और तुम बिना डरे भाई के बारे में इतना कुछ बोल गई। पायल की बातें सुनकर दुआ को एहसास हुआ कि उसने पायल के सामने ही शौर्य पर अपना गुस्सा बयां कर दिया। दुआ ने फेक स्माइल करते हुए कहा, नहीं, हम तो बस ऐसे ही बोल रहे थे। हम थोड़ी ना उनसे कुछ कहेंगे। वो तो शैतान है और शैतान से उलझने नहीं उन्हें तो दूर रखते हैं। दुआ की बात सुनकर पायल को हंसते हुए कहा, लुक एट योर फेस दुआ, तुम टमाटर के जैसे लाल हो गई और मुझे तुम्हारी बातों को बुरा नहीं लगा। मैं तो खुश हूँ कि तुम भाई की लाइफ में हो और भाई तुम्हारी जैसी लड़की को डिज़र्व करते हैं, वो सैम जैसी मेकअप की दुकान नहीं। पायल की बात सुनकर दुआ के कान खड़े हो गए। उसने अपने गुस्से को छुपाते हुए कहा, ये सैम कौन है?
उसका नाम सुनैना मित्तल है। उसने ये नाम पसंद नहीं, इसलिए उसने खुद का नाम सुनैना से सैम कर लिया। वो भाई के आंटी की रिश्तेदार है और आंटी चाहती है कि भाई और सैम की शादी हो जाए। पायल ने दुआ को पूरी बात बताते हुए कहा। तुम्हें ये सब कैसे पता? दुआ ने कहा। मैं आंटी के साथ 1 वीक तक पैलेस में थी और सैम से रोजाना टकरा जाती थी। तभी आंटी ने सैम के बारे में सब बताया। मुझे तो वो मेकअप की दुकान बिल्कुल पसंद नहीं। पता नहीं भाई उसके साथ शादी के बाद कैसे रहती। पायल ने नाक मुंह सिकोड़ते हुए कहा। तो वही सारी बातें सुनकर दुआ का गुस्सा 7वें आसमान पर था। ऐसा लग रहा था मानो उसके कानों में खून निकल रहा हो। और सब सुनने के बाद दुआ को सोच में डूब देखकर पायल ने कहा, तुम क्या सोच रही हो? देखो, अगर तुम सैम के बारे में सोच रही हो तो बिल्कुल मत सोचो। मेरी भाभी तुम ही बनोगी, भाई ने मुझसे प्रॉमिस किया है। पायल की बातें सुनकर एक बार फिर दुआ ने धीरे से उसे फेक स्माइल दी। जिसका सब्सक्राइब करना रह गया वो जल्दी से सब्सक्राइब करे। और थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे।